हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ और ई बुक नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हर क्लास के बाद जो पीडीएफ होती है आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा अपडेट में रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जो हमारे साथ अपडेट में रहें। जल्दी ही आपको दोनों और तीनों क्लासेस यानी कि मैथ की और हिंदी की क्लासेस भी जल्दी से प्रोवाइड की जाएगी, उसकी तैयारी की जा रही है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए और बी आंसर ना देकर आप लोग पूरा यानी कि पूरा आंसर लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आंसर जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आप ज़रूर ये बताएं कि आपने कितने को स्कोर किया है। ठीक है, जिससे कि आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कितनी तैयारी चल रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि आप पहले दिन कितना स्कोर किया था और दूसरे दिन कितना स्कोर किया है। ठीक है, इसलिए आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और परीक्षा में आपकी ड्यूटी लग गई है, निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, और आपका पुत्र भी उसी कक्षा में क्या है, परीक्षार्थी है, तो आप क्या करेंगे ये बताना है। कहता है कि अपनी ड्यूटी उसके कक्षा में लगाएंगे। ठीक है, अपनी ड्यूटी उसके कक्षा में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे, या उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो 141 का आपको आंसर बताना है। और आंसर बेटा लिख कर बताना है, जो भी आंसर होगा, ना कि आपको 1 2 3 करके लिखना है। ठीक, इससे क्या होगा ना, आपको आंसर जल्दी याद हो जाएगा जब आप लिख कर करेंगे। और लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं आप लोग। ठीक, तो करना क्या है, देखो, यदि आप क्या है परीक्षा निरीक्षक के तौर पर, हम अपनी ड्यूटी उस कक्ष में बिल्कुल भी नहीं लगवाएंगे जिस कक्ष में मेरा पुत्र यानी कि आपका पुत्र, ठीक है, स्वयं परीक्षार्थी है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना, तो पिता के मन में निहित स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है, पिता के मन में क्या होता है, पिता के मन में निहित स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और जो सर्वथा अनुचित नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर दें और लिख कर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, आप क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी उस कक्षा में बिल्कुल भी नहीं लगवाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। और कहता है कि कहता है कि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। कहता है कि यदि पर्यावरण के विषय में टॉपिक में यदि आपको बालकों के अंदर रुचि पैदा करना है तो आपको क्या करेंगे। कह रहा है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण करेंगे। कह रहा है विद्यालय की ओर पुस्तकें उपलब्ध कराना, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड, देंगे। ठीक है, और कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए बेटा क्या करना चाहिए, हमें कहानी और क्या करना चाहिए, खेल के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बालकों में पर्यावरण के विषय के प्रति रुचि पैदा होने लगती है और वे उत्सुकता पूर्वक अध्ययन में विशेष भूमिका निभाते हैं। अब ये उत्सुकता कैसे होती है, यदि आप क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं और आपने आधी कहानी सुना दी है, किसी भी चीज़ की कहानी सुना रहे हैं आप, फिर आप लास्ट में रुक जाते हैं, बोलते हैं कि बच्चों बताओ अब क्या हुआ होगा, अब लोमड़ी कहाँ गई होगी, अब लोमड़ी ने क्या किया होगा, इस तरीके से। तो बच्चा सोचने लगता है, उत्सुक हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो रुचि किससे उत्पन्न होती है बेटा, कहानी एवं खेल से होती है। ठीक है, 142 का हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। और
क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि शिक्षक ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए शिक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता के बारे में विशेषताएं बता रहा है शिक्षक, तो कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। या ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती। इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो 143 का आपको बताना है। देखो, ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है बच्चों के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति, श्रोता स्रोत के बीच की दूरी। ठीक, ध्वनि यानी कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है, ये सही है। ध्वनि की तीव्रता श्रोता स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, तथा और क्या, वो जो ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। ठीक, कहता है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती। उसने यहाँ पर बोल दिया है कि नहीं करती है, जबकि आयाम पर क्या होता है, आयाम पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और जब ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा तो जिस जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। देखो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अच्छा, पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 2 मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक ऑप्शन नंबर 2 लिख लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में यदि शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव देना है तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है। कहता है शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, या उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं। या 4 ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तो 144 के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आप लोग जब तक इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखो, आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुने कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, विषय में संबंध अनुभव संसार से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब बाहर के जीवन से जोड़कर आप पढ़ाएंगे ना तो कि वो उसका देखा हुआ होता है, और जब देखा हुआ होता है ना तो वो अनुभव कर लेता है संसार से जोड़ने से, और जोड़ने और विचार विमर्श एवं सीखने की कला को बढ़ावा देने में विशेष लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि उसके जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, उसके आसपास के पड़ोस से हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं, या उसके संसार से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। संसार का बेटा मतलब कोई दुनिया नहीं हो गई, संसार का मतलब है कि बच्चे के जो आस पास का वातावरण है ना उससे जोड़कर पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 144 का 2 हो जाएगा कि विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आगे बढ़ते हैं 145 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, कहता है कि शिक्षार्थियों में प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूक पैदा करना। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन हमारा उत्तर ये है ही नहीं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। फिर कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ देना। देखो, आकलन करने के लिए गृह कार्य पर बोझ नहीं देना है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा 15-15 20-20 पेज का काम दे दिया बच्चों को, जबकि बच्चा कौन से क्लास का है, हमारा प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 का है। तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। नीचे देखते हैं, शिक्षार्थियों को जीवन और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बिल्कुल जीवन और पर्यावरण की अंतःक्रिया के सही स्वरूप में अवगत कराना, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर ये नहीं है क्योंकि हमसे गलत पूछा है, निगेटिव वाला पूछा है। कहता है कि शिक्षार्थियों की उन व्यावहारिक क्रियाओं को महत्व देना जो उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, लेकिन हमारा उत्तर ये नहीं है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि
छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसा क्या किया जाए? कहता है छात्रों को अवधारणा याद करने में लगाकर, ठीक है, आवधिक मूल्यांकन करके, सहकारी अधिगम का पालन करके या अधिक गृह कार्य देकर। ठीक, तो 146 का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, जब तक मैं इसका क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। ठीक, देखो सहकारी अधिगम क्या होता है ये समझिए आप लोग। पहले तो ये देखो मैंने बताया था आप लोगों को, जहाँ पर भी याद शब्द मिल जाए, रट्टा मिल जाए, वो ऑप्शन आपका गलत है। अधिक गृह कार्य अभी मैंने बताया नहीं देना है बच्चों को। ठीक है, तो सहकारी अधिगम के बारे में समझते हैं। सहकारी अधिगम छात्रों में क्या करता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। ये शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अच्छी समझ विकसित करने में भी सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। ठीक, यानी कि एक ये स्कूल है और यहाँ पे जो घर बने हैं ये, तो यहाँ के बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक विदेश से बच्चा पढ़ने आया है यहाँ पर। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक, स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आप ऐसा क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जो उस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए हैं कि स्थानीय लोग के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, बाहर से एक फॉरेन से एक बच्चा पढ़ने आया है, तो आप विविधता का महत्व सिखाना है और समावेशन का निर्माण करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, आप ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो, जब तक मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ, कहता है क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। एक ऐसी कक्षा बेटा जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं, यानी कि उस स्कूल के 1 से 2 किलोमीटर के अंदर दूरी में शामिल हैं। ठीक है, में किसी दूसरे देश का एक नया छात्र शामिल हो जाता है, तो इस स्थिति में विविधता को महत्व सिखाने और समावेशन के निर्माण करने के अवसर के रूप में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के विषय में कक्षा पर चर्चा कर सकता है। जैसे कि सभी बच्चे से पूछेगा, बताओ बेटा आपके घर में क्या होता है, इस त्यौहार में क्या होता है, आप घर पे जाने के बाद क्या करते हो। इससे क्या होगा ना, सब बच्चे अपने अपने जो उनके घर में जो व्यवहार चल रहा है, जब वो सब बोलेंगे तो उसमें से वो अंतर पहचानेगा कि किसके घर में क्या क्या चल रहा है। यहाँ से क्या होगा कि बहुत चीज़ें टीचर को जानने को मिलेंगी, जिससे कि वो उसका उपचार करेगा बाद में। ठीक, चर्चा कर सकता है। और क्या करेगा, शिक्षक को छात्रों के विविधता को एक साधन के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल, एक बोझ नहीं समझना चाहिए, यानी कि विविधता को बोझ नहीं समझना चाहिए, एक साधन के रूप में। साधन क्यों? क्योंकि ये बच्चा हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का, ये बांग्ला का है, अब ये तीनों एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक है, टीचर ने पूछा आलू को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले ने आलू बोल दिया, इंग्लिश वाले ने पोटैटो बोल दिया, बांग्ला वाले में जो भी होता है आलू बांग्ला, मुझे नहीं पता बांग्ला में क्या होता है। तो इससे क्या हुआ, इंग्लिश वाले ने जब पोटैटो बोला तो हिंदी वाले और बांग्ला वाले ने सीख लिया, हिंदी वाले ने जब आलू बोला तो इंग्लिश वाले और इस वाले ने सीख लिया। तो इससे क्या होता है, एक साधन के रूप में देखना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जिससे विभिन्न संस्कृति, समाज, धर्मों के समुदाय से परिचित हो सकें। ठीक, समझ गए हैं? अगर आप लोग नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए आप, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार में समानताओं और अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब चर्चा करेंगे तो इससे हमें क्या क्या होगा अभी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी, जिसमें कौन कौन आते हैं, हमारे जीन पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, कोलबर्ग आते हैं। कहता है कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। यह कहता है कि एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना। यह कहता है कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो 148 का आप लोग क्वेश्चन पढ़कर, ऑप्शन पढ़कर और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक, तो 148 जब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखो करना क्या है हमें कि कौन सा अभ्यास कराएं जिसमें संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है।
तो विभिन्न देशों, देखो संरचनावादी दृष्टिकोण होता क्या, पहले ये समझिए। देखो संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बालक क्रियाओं को करने के पश्चात ही तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। यानी कि नहीं समझे, वो ये कहना चाह रहे हैं, संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहना चाहता है कि इसके अंतर्गत बालक जो है पहले क्रिया को कर लेता है, उसके तथ्यों को जानने का प्रयास करता है, यानी कि करने के बाद फिर जानने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि वो अमूर्त चिंतन नहीं करना चाहता है। ठीक है, करने का प्रयास करता है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संरचनावादी दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस दृष्टिकोण के माध्यम से ही बालक नए कार्य करने में सहायकता अनुभव करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि उनके अनुकूलन की पहचान के लिए जानवरों की तस्वीर बनाना का उपयोग करना, नहीं, ऐसा नहीं है। पास के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना हो सकता है। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या, देखो व्याख्या शब्द आ गया, व्याख्या करेगा, ये तो गलत हो गया आपका। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए बेटा ग्लोब का उपयोग करना, बिल्कुल ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेल खाता है ऑप्शन नंबर आपका 4 खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 149 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहता है छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र माइंड मैप बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया था। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। यह छात्र इमारतों के उपयोग में होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखने की जानकारी लिखते हैं। 149 का आपका आंसर बताना है कि सक्रिय शिक्षण में जो सक्रिय शिक्षण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विचारों का मानस चित्रण करना सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। कौन सा? मानस चित्रण। देखो ये वाला, एक श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 150 की ओर और क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य बताना है आपको। कहता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रतियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके आसपास पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य बताना। देखो स्थानीय, ऑप्शन हमारा क्या है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल प्रारूपों का विकास करना। इससे क्या होगा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का ये उद्देश्य हो सकता है। कहता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील, ये कह रहे हैं जो लैंगिक भेदभाव करते हैं, संबंधित मुद्दे हैं, है ना, पर सीखने वालों को संवेदनशील करना। ऐसा नहीं है, प्राथमिक स्तर का उद्देश्य जो है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों, जो स्थानीय का मतलब ये है कि जो उनके आस पड़ोस की जो सामग्री है, जो पहचानते भी होंगे वो लोग। अब आप बच्चे ने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है और आप उसके सामने ले आए हो तो बच्चा क्या सीख पाएगा। आप वही चीज़ तो उसके सामने लेकर आएंगे जो उसके आसपास पड़ोस में है, जो वो रोज़ देखता है ना, उसी सामग्री का प्रयोग करेंगे ना। तो सरल प्रारूपों का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया और आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इससे पहले आपकी सीडीपी की क्लास, हाँ बताना भूल गया मैं, सीडीपी की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है आज। तो आज वो मैंने अपलोड कर दी है सुबह में, तो आप लोग टेलीग्राम पे से जाकर उसका लिंक देखकर क्लिक करके और देख सकते हैं। ठीक है।